हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW। तो आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा साइंस का पहला क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों ने क्लास 9 में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो अगर आप लोग भूल गए हैं तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है, जो पहला क्लास होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। चूँकि आप लोग मुझे पता है कि आप लोगों ने क्लास 9 में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने भूल गए होंगे। तो मैं इस चीज़ को एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को पहले से पता था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको पहले से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये अस्थायी होता है, यानी ये अस्थायी नहीं होता है। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है। इसमें पदार्थ का परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए पानी से बर्फ़ बनना। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों को बर्फ़ मिलती है, जो बर्फ़ बिकता है मार्केट में, उसको पानी से बनाया जाता है। यानी इसमें क्या हुआ कि जो पानी से बर्फ़ बना, तो पानी एक आपका द्रव अवस्था में था और आपका जो बर्फ़ बना वो क्या हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। यानी उसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह के अवस्था के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ये अस्थायी है क्योंकि पानी से जो बर्फ़ बना है, अगर हम लोग फिर से बर्फ़ से पानी बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ से फिर से दोबारा पानी बनाया जा सकता है। इसीलिए जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ बनता है और ये एक अस्थायी परिवर्तन है। इसको हम लोग दोबारा जो पहले के फॉर्म में था, यानी पहले की अवस्था में था, एक बार चेंज होने के बाद उसको हम फिर से पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसमें पदार्थ का परिवर्तन होता है, यानी इसमें पदार्थ का जो है परिवर्तन हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए तो लोहे में जंग लगना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके घर में टीना हो सकता है या फिर कोई लोहे का पदार्थ हो सकता है। उसमें जब जंग लग जाता है तो उसका भार हल्का हो जाता है। उसको हम लोग फिर से उस अवस्था में, जो पहले के अवस्था में है, उसको उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है कि मान लिया एक आपके पास लकड़ी है और लकड़ी को जब आप जलाएंगे तो क्या होगा, उसका लकड़ी जब जलाएंगे तो वो राख बन जाएगा। तो क्या होगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है। इसको हम जब राख से हम फिर से लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तब हम लोग जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए एवं भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसे क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई दूसरे गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है CaCO3 होता है, तो उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसका ये मतलब है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी
और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा कि आपका जो CaCO3 जो एक चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है, इससे पहले कुछ चीज़ है और इसके बाद कुछ चीज़ है। तो अब इससे पहले वाले जो पदार्थ चीज़ें हैं, इसका क्या नाम है, और इसके बाद में जो रिएक्शन होने के बाद जो पदार्थ आया, इसका क्या नाम है। इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ का क्या नाम है और अभिक्रिया होने के बाद वाले पदार्थ का क्या नाम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया होने से पहले वाले पदार्थ का नाम क्या होता है, अभिकारक होता है या फिर प्रतिकारक होता है। यानी आपने जो यहाँ पे देखा था CaCO3 जो आपका था और रिएक्शन करने के बाद CaO प्लस CO2 जो बनाया, तो ये आपका रिएक्शन होने से पहले वाले पदार्थ है। तो इसका नाम ही आपका अभिकारक है और या फिर प्रतिकारक है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है। यानी तीर के निशान से इस साइड वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और इस साइड वाले को क्या कहते हैं, तीर के निशान के बाद वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, ये प्रतिफल कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनेगा, HCl बनाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो HCl बना, रिएक्शन होने के बाद जो HCl बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल या फिर उत्पाद बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि प्रतिफल और अभिकारक हम लोग किसे कहते हैं। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कि ये हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ निशानियां हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जब कोई दो चीज़ को हम लोग मिलाएंगे या फिर कोई एक चीज़, किसी चीज़ से गैस निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से धुआं निकलेगा। और धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसमें से एक गैस निकल रहा है, इसका मतलब जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। दूसरा है कि अवक्षेप का बनना। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि दूध से जो दही बनता है, तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका रंग में परिवर्तन। मान लिया हम कोई दो चीज़ को अगर मिलाएंगे, तो अगर उन दोनों को मिलाने से रंग में चेंज आ जाता है या फिर रंग बदल जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक फ्लक्स है और इसमें जो चीज़ रखा हुआ, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पानी के जैसा सफ़ेद है। और इसमें दूसरे वाले फ्लक्स जो है उसमें भी एक द्रव रखा हुआ है, जो इसमें जो द्रव रखा हुआ वो भी सफ़ेद है। लेकिन जब इसको इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रंग में परिवर्तन आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि रंग में परिवर्तन आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों में भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब चौथे नंबर पे आता है कि ताप में परिवर्तन। तो जैसे कि मैंने आपको लकड़ी का एग्जांपल दिया, तो लकड़ी को जब आप जलाएंगे तो क्या होता है, उसमें से ताप निकलता है कि नहीं निकलता है, उसमें से भी ताप निकलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था में परिवर्तन, पाँचवें नंबर पे है आपका अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में भी परिवर्तन, जैसे कि आपको CaCO3 को गर्म करेंगे तो इसमें अवस्था में परिवर्तन कैसे होगी। ये क्या होगा कि CaO प्लस
Ca2 बन जाएगा। यानी कि इसका जो अवस्था था यह बदल गया, ये एक चूना बन गया और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। यानी इसमें आपका क्या हो गया कि अवस्था में परिवर्तन हो गया आपका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है और कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब आता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें प्रतिफल के रूप में गैस उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर हम लोग अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो अगर मान लिया हमारे पास अम्ल है H2SO4, तो अगर हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होने लग जाएगा। तो इस तरह की भी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कुछ गैसें निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में अलग हो जाता है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था वो दही जमने वाला। तो वो एक अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। जैसे कि NaCl है और AgNO3 है, तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो NaNO3 बनाएगा और उसके बाद AgCl बनाएगा। तो एक अवक्षेप रिएक्शन है। उसके बाद आता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ का रंग भी परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाले एग्जांपल में कि इसमें आप दो पदार्थ देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों सफ़ेद कलर का द्रव है, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो इसमें जो है रंग चेंज होता है। तो इसलिए कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपका रंग भी चेंज होता है। चौथे नंबर पर अगर हम लोग देखें कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने देख लिया है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी देखा कि जब हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से उष्मा यानी कि ताप निकलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम लोग पानी डालेंगे तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उष्मा भी रिलीज़ करेगा। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपने जिनके घर में पान खाते हैं या फिर पान वाले के पास आपने देखा होगा कि जो चूना होता है उसमें अगर हम लोग पानी डालेंगे तो उसमें क्या होता है, वो चूना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये उसी का एग्जांपल है कि इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसमें आपको किसी तरह के कोई डाउट रह गया हो और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने अच्छे से हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो को ज़रूर से शेयर करेंगे आप तो अपने दोस्तों तक, और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस तक भी इन वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।